हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने यूनिट थर्ड है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक था पल्स पोलैरोग्राफी। अब देखो इसके हमने जो पोटेंशियो एम्फोमेट्री है और जो पोटेंशियोमेट्री है ना, वो हमने कर लिए हैं, लेकिन अगर टाइम बचता है तो हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, जो हो गए वो हम टाइम बचेगा तो बाद में करेंगे, नहीं पहले जो जो हमने किए नहीं है टॉपिक हम पहले उनको करेंगे। ठीक है, अब जो पल्स पोलैरोग्राफी है इसके अंदर देखो हमने डिस्कस किया था कि जो पल्स पोलैरोग्राफी है ये पूरा डीएमई जो हमने किया था है ना, मरकरी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ये पूरा उसी पे बेस है। उसके अंदर जैसे ड्रॉप गिरती है उस टाइम पे हम उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं और उससे फिर करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो जो पल्स पोलैरोग्राफी है बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है कि इसके अंदर हम जो पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं वो हम कैसे करते हैं, पल्स की फॉर्म में करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं। एक बार हमने सप्लाई किया, जैसे ड्रॉप से करंट निकल के आया, ड्रॉप बनना शुरू हुई, तब हमने उसको स्टॉप कर दिया। फिर से ड्रॉप उसके अंदर गिरी तो हमने फिर से उसको पोटेंशियल सप्लाई किया। ठीक है, तो ऐसे उसको हम टुकड़ों में पल्स की फॉर्म में सप्लाई करते हैं पोटेंशियल को। ठीक है, और जो उससे फिर हमारा करंट निकल के आता है वो किस मैनर में आएगा, डिस्क्रेट मैनर में आएगा। मतलब एक बार इंक्रीज होगा, फिर एकदम से डाउन पे आ जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर डाउन पे आ जाएगा। तो ऐसे हमें जो करंट मिलता है वो डिस्क्रेट मैनर में मिलता है। इसके बाद है कि जो हमारे पास इसमें करंट है वो टू कंपोनेंट्स है उसके। ठीक है, कौन कौन से, वो किससे मिलके बना है, जो टोटल करंट है वो फैराडिक करंट प्लस चार्जिंग करंट। जो फैराडिक करंट है वो किससे जनरेट होता है, इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं, जो जो सब्सटेंस हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है जिसका हमने डिटेक्शन करना है, वो फैराडिक करंट इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट किस पे डिपेंड करेगा, देखो चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारा चार्जिंग करंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमने इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस लिया है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने बताया था कि जो हमारा टोटल करंट है वो किससे बना है, फैराडिक करंट प्लस चार्जिंग करंट। जो और इनमें से दोनों कंपोनेंट को, जैसे फैराडिक को अगर हम अलग निकालना चाहे या फिर चार्जिंग करंट को अलग निकालना चाहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो फैराडिक करंट भी क्या है, इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस से जुड़ा हुआ है, और जो चार्जिंग करंट है वो भी इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस पे जुड़ा हुआ है। बस फर्क क्या है, फैराडिक करंट उसके नेचर पे डिपेंड करता है ना, और चार्जिंग करंट उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हम इन दोनों को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है पल्स पोलैरोग्राफी की टू टाइप है हमारे पास, एक है एनपीपी, दूसरी है डीपीपी। एनपीपी मतलब नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी, डीपीपी मतलब डिफरेंशियल पल्स पोलैरोग्राफी। अब हमारे पास फर्स्ट आता है एनपीपी, नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी। इसके अंदर देखो सिंपल है कि जो हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास आता है वो सिंगल पल्स पर मरकरी ड्रॉप इज अप्लाइड। ठीक है, मतलब जो हम पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं वो जैसे हमारे पास मरकरी ड्रॉप है, इस टाइप से हमारे पास सिस्टम था। जैसे ये हमारे पास कैपिलरी थी और ऊपर ये इस टाइप से जार था, इसके अंदर मरकरी थी, और ये हमारी कैपिलरी थी, इससे क्या हो रहा था, मरकरी ड्रॉप नीचे गिरती थी। ठीक है, ऐसे था ये, फिर आगे इसका सिस्टम था जो आगे अटैच था। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि जो हमारा एनपीपी है उसके अंदर हम पल्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। जब हमारी ड्रॉप यहाँ पे बन गई और जैसे ही वो यहाँ से गिरेगी उस टाइम पे हम इस पे पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे। ठीक है, जैसे वो नीचे गिर गई उसके बाद फिर हम एक बार इसको अप्लाइड करेंगे, और फिर जैसे दोबारा ड्रॉप बनना शुरू होगी उस टाइम पे हम उस पोटेंशियल को हटा लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ड्रॉप नीचे गिरेगी उसी टाइम पे हम उसको पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे ड्रॉप का दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे हम पोटेंशियल को वहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से हम, जैसे मरकरी ड्रॉप डिसलोडेड हो जाएगी, मतलब यहाँ से गिर जाएगी, वो इस सॉल्यूशन जो नीचे जार लगा हुआ है इसके अंदर आके गिरेगी, और इससे फिर हमारे पास क्या होगा, करंट जनरेट होता है। जब ड्रॉप इसके अंदर गिरेगी उस टाइम पे हम इसको पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं और फिर हम उसका करंट देखते हैं। फिर
दूसरी ड्रॉप यहाँ पे बन गई, तो फिर हम पोटेंशियल को हटा लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे गिरेगी फिर से हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास है, हम मरकरी ड्रॉप के डिसलोडेड होने पे ही इस पे पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, और जो इससे हमारा करंट निकल के आता है वो क्या रहेगा, डिस्क्रीट मैनर के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका ग्राफ इस टाइप से आता है कुछ। ये है अप्लाइड पोटेंशियल और यहाँ पे हमारे पास टाइम है। देखो एक ड्रॉप के बनने का टाइम कितना है, 40 to 60 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हमने देखो अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाइड किया, यहाँ पे हमारी ड्रॉप बनना शुरू हो गई, यहाँ पे हमारी ड्रॉप बन गई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ड्रॉप बन गई, फिर ड्रॉप कुछ टाइम के लिए वहीं पे एज इट इज रहती है ना। वैसे हम वाटर की ड्रॉप देखते हैं, वो बन जाती है, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुकती है, फिर वो नीचे गिरती है। तो यहाँ पे हमारी ड्रॉप कंप्लीट साइज में बन गई यहाँ पे, फिर वो जैसे ही नीचे गिरेगी हमने उसको क्या कर दिया, पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया। फिर दोबारा से हमने उसके क्या किया, ड्रॉप बनना शुरू हो गई, यहाँ पे वो कंप्लीट ड्रॉप बन गई, फिर से वो नीचे फॉल कर गई। ठीक है, ऐसे जो हमारे पास इसका जो अप्लाइड पोटेंशियल निकल के आया उसका ग्राफ, इसकी रेंज क्या है हमारे पास, ये रेंज है। तो इसके अंदर हमने एक जब नीचे आता है ये, तो क्या है, इसका ड्रॉप नीचे गिर गई और फिर से ऊपर गया तो ड्रॉप फिर से डेवलप हो गई। और जो हमारा इसके बीच का टाइम है वो क्या है, ड्रॉप टाइम है, ड्रॉप बनने में जितना टाइम लग रहा है वो। तो इसके अंदर देखो ग्राफ फर्स्ट से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर एक बार जो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल है वो बिल्कुल 0 पे जाता है और फिर वो फिर से हायर पे चला जाता है। तो हम ग्राफ फर्स्ट के अंदर यही देखते हैं। देखो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर दैट pulse will have increased amplitude. The pulse always return to the initial level in between two consecutive pulses. मतलब जो हमारा ये पल्स है ये वापस आके उसी पोजीशन पे आ रहा है ना, हर बार उसी पोजीशन पे आता है। चाहे किसी भी दो के बीच का चेक कर लो, ये कहाँ आएगा, एक ही पोजीशन पे आएगा। इन दोनों के बीच का हम चेक करें तो देखो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर यही है। फिर इसका सेकंड ग्राफ है जो हमने करंट और वोल्टेज के बीच में निकाला है, उसमें हमारे पास इस टाइप से ग्राफ आएगा, और जो ये है ये लिमिटेड करंट है। ठीक है, और तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस जो सेकंड ग्राफ होता है उसको हम स्टेप शेप ग्राफ बोलते हैं, और जो है रिमेनिंग ऑलमोस्ट ड्यूरिंग शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन। और क्योंकि हम इसको पल्सेस की फॉर्म में देते हैं तो एक स्टेप सा बन जाता है ना, एक बार दिया फिर रोक दिया, एक बार दिया फिर रोक दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेप ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, स्टेप शेप ग्राफ। फिर है इसके अंदर कि जो हमारी मरकरी ड्रॉप है इज डिसलोडेड फ्रॉम द कैपिलरी। ठीक है, देन द पोटेंशियल इज रिटर्न टू द इनिशियल वैल्यू, तो वो अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एंड इट आफ्टर द इनिशियल पोटेंशियल स्टेप द कैपेसिटिव कर्व डिके एक्सपोनेंशियली व्हाइल फैराडे करंट डिके स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि जो हमारा ग्राफ है वो एकदम इनिशियल से ऊपर जाएगा, फिर जैसे ही वो डिसलोडेड हो जाएगी वो ऊपर से फिर से इनिशियल पे आ जाएगा, और जो हमारा करंट रहेगा फैराडे करंट वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। मतलब वो टाइम का हम स्क्वायर करेंगे तो उससे हमारा फैराडे करंट निकल के आएगा। ठीक है, फिर है जो डिफ्यूजन करंट इज मेजर्ड बिफोर द ड्रॉप इज डिसलोडेड। मतलब जो हमारे पास डिफ्यूजन करंट है उसको हम कब मेजर करेंगे, देखो जब तक ड्रॉप उस सॉल्यूशन के अंदर गिरा ही नहीं है, नीचे वाले बिकर के अंदर गिरा ही नहीं है, उससे पहले तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि वो एज इट इज है। जैसे ही ड्रॉप उसके अंदर गिरेगी तभी तो उसका डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, है ना। उसके अंदर नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे और फिर क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है इसके अंदर नेक्स्ट की जो ड्रॉप का लाइफ टाइम है वो सभी में इक्वल है, 40 to 60 डिग्री। वैसे हम इसको 60 माइक्रो सेकेंड लेके चलते हैं। ठीक है, देन इट इज इलेक्ट्रिकल डिप्लीशन अकर। जैसे ही ड्रॉप उसके अंदर गिरती है फिर उसका डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं और फिर उससे हमारे पास क्या आता है, करंट जनरेट होता है। फिर है दी करंट अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर, कि जो इसमें करंट है वो कौन कौन से मैकेनिज्म, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू डेवलप होता है।
तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है कि रिफरेंस करंट विच इज प्रोड्यूस बाय इनिशियल वोल्टेज, मतलब जो स्टार्टिंग में हमारी वोल्टेज है या अप्लाइड पोटेंशियल है, जैसे हम उसको इंक्रीज करते हैं तभी तो हमारे पास करंट निकलता है। तो फर्स्ट है कि जो हमारा रिफरेंस करंट है, जो मतलब स्टार्टिंग में जो वोल्टेज है उससे निकलता है। सेकंड, कैपेसिटेंस करंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ डबल लेयर, मतलब हमारे पास देखो रिफरेंस करंट है, कैपेसिटेंस करंट है और लास्ट में हमारा फैराडे करंट है। तो रिफरेंस करंट क्या है, जब स्टार्टिंग में हमारा इनिशियल जो वोल्टेज थी उसको जैसे हमने इंक्रीज किया तो उस टाइम पे जो करंट बना उसको हमने रिफरेंस करंट कहा है। सेकंड, कैपेसिटेंस करंट क्या है, जैसे ही हमारी ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर गई तो जो हमारा सॉल्यूशन है उस बिकर में उसमें क्या चेंज आया है, उसकी जो लेयर है ऊपर वाली उस पर क्या चेंज आया है, उस चेंज से जो करंट डेवलप होता है उसको हमने कहा है कैपेसिटेंस करंट। ठीक है। थर्ड है फैराडिक करंट। फैराडिक करंट क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो हम पल्स प्रोवाइड करते हैं, किस रेंज की हमने पल्स प्रोवाइड की है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं फैराडिक करंट। ठीक है। फिर इसके अंदर थर्ड आता है जो हमारे पास नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी है, वो स्क्वायर और पल्स पोलैरोग्राफी के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है ना, दोनों में से बेटर कौन है वो हमें देखना है, और यही साथ में एनपीपी के यूज भी हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि पल्स पोलैरोग्राफी द चार्जिंग करंट इज इम्प्रूव देन फ्रॉम द स्क्वायर रूट पोलैरोग्राफी। इसके अंदर क्या है कि जो हमें इम्प्रूव करना है करंट, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम स्क्वायर कर दे, किसका स्क्वायर है ना। देखो इसके अंदर पल्स पोलैरोग्राफी चार्जिंग करंट इज बेटर इसके अंदर ये है कि जो हमारा नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी के अंदर करंट निकल के आता है वो उसको हम इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो स्क्वायर वेव पोलैरोग्राफी के अंदर होता है उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी में हम पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, अगर हम उसको जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट करंट निकल के आएगा। अगर एक ही वोल्टेज रखेंगे हम अप्लाइड पोटेंशियल की तो हमारे पास जो करंट आएगा वो एक मैनर में आएगा और उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन स्क्वायर के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट अटैच होता है, उसके अंदर हम अप्लाइड नहीं करते पोटेंशियल। सेकंड है जो एनपीपी है, वो पल्स इज लार्जर व्हाइल इन स्क्वायर वेव पोलैरोग्राफी पल्स टाइम। देखो जो हमारे पास नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी है उसमें ड्रॉप गिरने का टाइम, बनने का टाइम क्या है 40 to 60 माइक्रो सेकेंड, लेकिन जो स्क्वायर वेव है उसके अंदर वो 1/450 सेकंड होता है, मतलब जो हमारे पास 40 to 60 माइक्रो सेकंड है उसके कंपेयर में बहुत छोटा है। तो हमें स्क्वायर वेव पोलैरोग्राफी के अंदर हर पॉइंट पे उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारे पास एनपीपी है उसके अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और हम उसको हर एक ड्रॉप के बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। एनपीपी मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी एनालाइज, है ना। जो हमारे पास नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी है उसके अंदर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को भी एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन स्क्वायर वेव पोलैरोग्राफी के अंदर हम डाइल्यूट को नहीं करते, उसके अंदर अगर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ही हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में डीपीपी स्टार्ट करेंगे।